गुड मॉर्निंग। हम लोग आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। पिछले बार आपको नहीं सिखाए थे, ऑफलाइन क्लास में ऐसा कुछ नहीं बोले थे, इस क्लास में बोल रहे हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो भी जाता है। फर्स्ट टाइम चल रहा है। देखिए, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल, एकदम पॉइंट पर समझिएगा। मान लो मेरे पास एक कोई कंटेनर है, ध्यान दो। मान लो मेरे पास एक कोई कंटेनर है इसमें दो मॉलिक्यूल है, ए एंड बी। दो मॉलिक्यूल ए और बी रखा हुआ है, ठीक है। एक कंटेनर में दो मॉलिक्यूल ए और बी रखा हुआ है। अब ध्यान दो, ए और बी आपस में टकराएगा तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ए और बी आपस में टकराएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अब हम इस प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो जैसा कि आपको हम सिखाए हैं, जब आपको हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहे थे, हम लोग ऐसा बोले थे, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट के टर्म में लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को रेट कांस्टेंट के टर्म में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। रेट कांस्टेंट के टर्म में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से सीखिएगा। अब एक बात याद रखो, ए और बी टकराएगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि जब जब टकराएगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि जब जब टकराएगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बात ध्यान दो। अब एक बात समझो, ए क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन आवृत्ति, कोलिजन आवृत्ति। इसको बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। बोलता है प्रत्येक सेकंड में कितना कोलिजन हुआ। हम बोलेंगे नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। पर सेकंड में कितना कोलिजन हुआ, मतलब प्रत्येक सेकंड में कोलिजन की संख्या। देखो, प्रत्येक सेकंड में कितना कोलिजन हुआ, तो यही क्या कहलाता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अच्छा, अब एक बात देखो बाबू, रेट डिपेंड किस पे करेगा? हम लोग रेट मतलब रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन। अच्छा, अब बताओ, जरूरी है कि जितने बार टकराएगा उतने बार प्रोडक्ट बनेगा? नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, टकराना जरूरी है, लेकिन ये कहीं से जरूरी नहीं है कि जितने बार टकराएगा उतने बार प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिएगा जरूरी क्या है, एकदम ध्यान दो। जरूरी क्या है कि टकराने वाले मॉलिक्यूल के पास का एनर्जी, टकराने वाले मॉलिक्यूल के पास का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, पहला तो है K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन। दूसरा K मतलब टकराने वाले मॉलिक्यूल के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल की वह मात्रा जिसके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी के
बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। अच्छा, पहला बात तो है, तो रेट डिपेंड पे करेगा कितना कोलिजन हुआ। नंबर ऑफ कोलिजन को बोलते हैं जेड ए बी। ए बी क्या बोले, जेड बोले नंबर ऑफ कोलिजन किसके बीच में, ए और बी के बीच में। पहले हम लोग रेट निकालते हैं, तो पहले क्या होगा, कितना बार टकराया, जितनी बार टकराएगा उतना स्पीड बढ़ेगा, तो किसके प्रोपोर्शनल है, जेड ए बी नंबर ऑफ कोलिजन। अच्छा, क्या बताओ जितने बार टकराएगा क्या उतने बार प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं, मतलब ध्यान दो, सिर्फ उसी मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनेगा जिसके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। तुम बोलोगे सर अब तो बन जाएगा, हम बोलेंगे अभी भी नहीं बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, कुछ याद करो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, बी मॉलिक्यूल विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब इस पॉइंट को आप एकदम अच्छे ढंग समझिएगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट डिपेंड किस पे करेगा, पहला देखो दो मॉलिक्यूल टकरा रहा है और क्या बन रहा है प्रोडक्ट, तो देखिएगा पहले डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल कितनी बार टकराएगा, जितना अधिक टकराएगा उतना प्रोडक्ट बनेगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरा, क्या जरूरी थोड़ी है कि जितनी बार टकराएगा उतनी बार प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, हम बोलेंगे जिस मॉलिक्यूल का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे अधिक होगा तो उसी मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तीसरी बात, तुम बोलोगे सर अब बन जाएगा, अभी भी नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब टकराने वाले मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये आपको सिखाए थे ओरिएंटेशन बैरियर में। तो एक बात याद, तीन बात पर डिपेंड करेगा। तो चलिएगा अब हम लोग एक सिंपल अगर रेट कांस्टेंट की उसको नोट कर लेते हैं, यहां भी नोट कर लीजिए, फोटो बना लेते हैं। ऐसा बोलेंगे कि जेड ए बी, फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम एफ मानते हैं, एफ इंटू मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन को पी मानते हैं, तो के प्रोपोर्शनल टू ऐसा बोलते हैं जेड ए बी इंटू पी इंटू एफ। और एक बात ध्यान दो बाबू, ये जो एफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा। अब एक बार सुनो, इसको नोट कीजिएगा, एकदम ध्यान दो बाबू, ये जो आपका है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये e पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यही आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। एकदम ध्यान से, इतना फॉर्मूला बात कर रहे हैं। अब देखो, अब बताओ ये के, एकदम ध्यान दीजिएगा, के यहां देखो, एकदम ध्यान दो बाबू, जेड इंटू पी, जेड इंटू पी ई पर पावर माइनस ई ए बाय आर टी, एक ये आपका के का फॉर्मूला हुआ। अब फिर इसको हम लोग अगर गौर से देखें बाबू, देखो रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, पहला कितना कोलिजन हुआ, दूसरा कितना कोलिजन इफेक्टिव हुआ, मतलब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास का एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे अधिक होना चाहिए, और तीसरी बात प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो बताओ बाबू, ये क्या बोलता है, नंबर ऑफ कोलिजन, ये क्या बोलता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और ये क्या बोलता है, क्या उस कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का एनर्जी जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या
उससे अधिक, एक फॉर्मूला ये है। अब देखो एक टर्म यहां यूज किया बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर आप गौर से देखें बाबू, ये जो k है हम यहां प्रपोर्शनल डाल रहे हैं बाबू, z और p इसी को लगा के यहां पे a लिखता है, और यहां पे कुछ कांस्टेंट से ऐड होता है तो यहां पे a आता है, a पर पावर माइनस EA बाय RT। यही तो है आपका अर्हेनियस इक्वेशन, यही तो है आपका अर्हेनियस इक्वेशन। और अब टर्म आता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये बोल्ट, तो बताओ बाबू, बोलो सिर्फ इतना पार्ट क्या है, मॉलिक्यूल की मात्रा जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। ये क्या है, उतने मॉलिक्यूल की संख्या जिसका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कितने बार मॉलिक्यूल कोलाइड किया है। चलिए अब हम लोग बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। देखो मान लो मेरे पास a प्लस बी से बना p। अब यहां देखो, यहां मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है a और b का, 100 मॉलिक्यूल मान लो मेरे पास a और b का है। अब एकदम तुम ध्यान दो, देखिए यहां पर बनेगा दो फिगर। अब देखो ऐसा, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये बना प्रोडक्ट, और बोलो ये क्या है बाबू, एकदम ध्यान से समझिएगा चीज को, अभी आपको बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। यहां देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा और बोलो यहां से लेकर यहां तक क्या है, बताओ बोलो ये पार्ट क्या है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या है आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बोलो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो मान के चलो बाबू, मान के चलो एक रिएक्टेंट, मान लो रिएक्शन है, रिएक्शन को प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मान लीजिए लगता है टोटल 200 जूल एनर्जी, और ऐसा मान लो कि रिएक्टेंट के पास अपना 50 जूल एनर्जी है, तो अब ये कितना एनर्जी देगा, 150 जूल एनर्जी देगा। तो तुम बोलो ये 150 जूल एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। चलो ठीक है, तो बताइएगा मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी होना चाहिए जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 50 प्लस 150 कितना, 200, कितना 200 जूल, मतलब 200 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसको भाई नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, 200 जूल एनर्जी चाहिए, नोट कीजिए इसको। अब देखो कि मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, क्या गारंटी है कि 100 का 100 मॉलिक्यूल के पास का जो एनर्जी होगा, गारंटी है कि 100 का 100 मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगा वो सब 200 जूल या उससे अधिक होगा? नहीं, नहीं। तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यहां लिखते हैं एनर्जी, यहां लिखते हैं एनर्जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां लिखते हैं एनर्जी। तो एक बात ध्यान दो, ऐसा मानते हैं 50, ऐसा मान लेते हैं 50 जूल, 100 जूल, 200 जूल। अब ऐसा मान लेते हैं बाबू कि
200, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा मान लेते हैं। मान लेते हैं, एक बात ध्यान दो कि 100 मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है। मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल का एनर्जी 50 जूल है, 100 का। मान लेते हैं 300 मॉलिक्यूल का एनर्जी, यहां से मान लेते हैं 100 के आसपास है, एकदम ध्यान दो ऐसा। और अब एक बात ध्यान दो, ऐसा मानते हैं 100 मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, 200 जूल है। कितना है, 200 जूल है। तो अब देखो, और इसके बाद ध्यान दो, एक अच्छे से ग्राफ समझिएगा। मान लो मेरे पास, इस पॉइंट को समझो कि 100 मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और ये एनर्जी है। तो मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, 50 जूल। ऐसे मान लेते हैं 300 मॉलिक्यूल की एनर्जी कितना है, 100 जूल। और उसके बाद जो रेस्ट मॉलिक्यूल बचेगा उसका एनर्जी क्या हो गया, 200 जूल। ऐसे मान के चलो कितना उसकी एनर्जी है, तो 200 जूल। तो एक बात देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बोलेंगे, जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 200 जूल, याद रखना किसी पास 100, ऐसे मान लो बाबू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये एनर्जी मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल की एनर्जी ये है, किसी कितने मॉलिक्यूल एनर्जी ये है, कितने मॉलिक्यूल एनर्जी ये है। हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ, रिपीट कर रहे हैं बाबू, जिस मॉलिक्यूल का एनर्जी 200 या उससे अधिक होगा वही मॉलिक्यूल टकराएगा और रिएक्टेंट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो कितना, जितने मॉलिक्यूल की एनर्जी, चाहे वो 200 हो या 500 हो या 100, ऐसे मान लो बाबू 100 मॉलिक्यूल का मान लो 200 हो, फिर किसी का 400 हो, फिर किसी का इतना हो। मतलब तुम ये मान जो, ये जो मान लो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है यहाँ पर, बोलो ये किसका होगा, ये सिर्फ उसी मॉलिक्यूल का ग्राफ होगा जिसका एनर्जी 200 जूल पर मोल से अधिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कौन है जिसका एनर्जी क्या है, 200 जूल से ऊपर है। तो इतना मॉलिक्यूल क्या है, बेकार का मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है, 200 जूल से एनर्जी क्या है, कम है। चूंकि 200 जूल से एनर्जी कम है तो रिएक्शन तो होगा लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसको नोट कीजिएगा। अब एक रिएक्शन लिखिएगा, एक क्वेश्चन आते हैं हम लोग, for a reaction 2HI H2 gas प्लस I2 गैस। EA आपका दिया हुआ है टेम्परेचर आपको दिया है 581 केल्विन। कैलकुलेट the fraction of molecule having energy equal to or greater than activation energy। मॉलिक्यूल का अनुपात बताएं, मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बताएं जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या अधिक
होगा। तो एक बात ध्यान दो, आपसे क्या पूछा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, आपसे F पूछा और F क्या होता है, e पर पावर माइनस EA बाय RT, यही पूछा। तो ध्यान दो बाबू, कैसे बोलिए x, इसको x मान लीजिए, e पर पावर माइनस EA बाय RT, log लीजिए बाबू, log x, कैसा log लीजिएगा, नेचुरल log, log बेस e x, log बेस e, एक्चुअली आपसे x का वैल्यू पूछा है, e पर पावर माइनस EA बाय RT, तो log बेस e x माइनस EA बाय log m पर पावर n, तो n log m, n log m, तो log e बेस e क्या होता है 1, तो log बेस e x इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT, चेंज इनटू कॉमन लॉग, तो क्या बाबू 2.303 log x इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT, देखो log x इज इक्वल टू माइनस EA बाय 2.303 RT, देखिए x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस EA बाय 2.303 RT, एंटी लॉग ऑफ माइनस EA बाय 2.303 RT, इसको नोट कीजिएगा। अब देखो EA कितना बाबू 209, इतना 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R 8.314, T 581, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो एंटी लॉग माइनस 18.8323 आएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो भी x आएगा, तो यहां से x हो गया आपका वैल्यू आएगा। तो एक बात ध्यान दो बाबू, तो ये पार्ट तो हो गया आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि वो बताता है कि कितना मॉलिक्यूल है जिसका एनर्जी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी से अधिक है, जिससे रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसको नोट कीजिए। तो ये तो हो गया आपका बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आपका केमिकल काइनेटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। केमिकल काइनेटिक्स में कुछ बचा हुआ नहीं है, अगर हम क्लास का ले भी तो समझिएगा कि अब हम सिर्फ न्यूमेरिकल कराएंगे। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल चैप्टर कंप्लीट हो गया। केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए इसको।